नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में जो शख्स आर्थिक अपराध का चेहरा बन गया, देश को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाला विजय माल्या आज भारत की पकड़ में आते आते रह गया। भारत की प्रत्यर्पण अर्जी पर लंदन की अदालत ने माल्या को तलब किया। पुलिस ने माल्या को हिरासत में ले लिया, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी। माल्या फिलहाल बच गया है, लेकिन आजादी के दिन अब लदने वाले हैं। तो क्या शिकंजा कसने में यह पहला कदम है? कई खास मेहमान चर्चा में शामिल होंगे, ऐसे वकील, ऐसे लॉयर्स जिन्होंने बहुत करीब से देखा है विजय माल्या के इस आर्थिक फ्रॉड को। वो सब उसकी परतें और सच्चाई खोलेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाला महाफरेबी विजय माल्या भारत के चंगुल में आने की कगार पर है। कानून की बेड़ियों में जकड़े जाने से चंद कदम दूर इस कारोबारी को आज लंदन की कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन माल्या पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। माल्या के खिलाफ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण केस पर सुनवाई शुरू हुई है। माल्या को सेंट्रल लंदन पुलिस थाने में पेश होने को कहा गया। पुलिस ने माल्या को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सुनवाई के बाद माल्या को जमानत दे दी। भारत सरकार यूके से माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह कर चुकी है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझा कानूनी सहयोग संधि MLAT है। आपसी प्रत्यर्पण संधि के तहत ही भारत माल्या की वापसी की कोशिशों में लगा है। माल्या को दबोचे जाने की खबर मिलते ही भारत के सियासी हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने माल्या के भारत वापसी का वादा किया था। मोदी के मंत्री माल्या की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताने लगे। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। माल्या की गिरफ्तारी मोदी सरकार के लिए, ED, CBI जैसी एजेंसियों के लिए कामयाबी से भरी खबर थी, लेकिन चंद घंटों के भीतर ही ये साफ हो गया कि माल्या की घर वापसी में अभी वक्त लग सकता है। खुद माल्या ने ट्वीट कर मीडिया पर तंज किया और विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 साल लगातार 9,091 करोड़ रुपए देश का पैसा लेकर भागे हुए भगोड़े विजय माल्या को वापस लाने के लिए कैंपेन चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष के बाद विजय माल्या को भारत में प्रत्यार्पण करने की दरख्वास्त यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटीज को 9 फरवरी 2017 को दी। माल्या हाथ में आते आते रह गया है, लेकिन उसकी आजादी के दिन गिने चुने रह गए हैं। आज नहीं तो कल माल्या का हिसाब किताब जरूर होगा। लंदन में लवीना टंडन और मुंबई में साहिल जोशी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। सवाल यही है, जैसे स्विट्जरलैंड एक वक्त पर काले धन के लिए जन्नत माने जाना लगा, वैसे ही आज लंदन भी न जाने कितने ऐसे अपराधी हैं जो वहां पर छिप कर बैठे होते हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। और इन्हीं में से एक विजय माल्या पर हमारी ये बहस होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका परिचय करा दें। कुछ ही देर में संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ KTS तुलसी साहब जो कि जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, KTS तुलसी साहब जो कि सांसद है राज्यसभा से, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अद्वैत सेठना जो कि सर्विस टैक्स लॉयर है और कई केसेस उन्होंने विजय माल्या के खिलाफ लड़े हैं। सबसे पहले सेठना साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जो एक के बाद एक आर्थिक अपराध किए हैं इस शख्स ने, जो फ्रॉड इसने किया है, उसके नजरिए से अगर आप तस्वीर खींच सके इस देश के सामने कि कैसे इसको तमाम सरकारी बैंक से लोन पर लोन 9,000 करोड़ की चपत इस शख्स ने देश को लगा दी। सेठना साहब। हाँ जी, आपने जो पूछा वो इस समय बहुत ही वो इस समय सबको यही लग रहा है कि जो इंसान इतने हजारों करोड़ों का जो सरकार का जो हमारा जो लोगों का पैसा है, हाँ, उससे खेलकर
उन्होंने इतना सब वो लंदन चले गए, जो भाग गए। लेकिन अभी जो इसमें जो लीगल पर्सपेक्टिव है, अभी कोर्ट ने, कानून ने इन पे अभी शिकंजा बहुत कसा हुआ है। उनको जो पहले ये सितंबर 2016 में यहाँ की मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सर्विस टैक्स के केस में, जहाँ उन्होंने 1000 करोड़ का सर्विस टैक्स जो था वो पैसेंजरों से लेने के बावजूद ये जो पैसा था उन्होंने ट्रेजरी को नहीं दिया था, उस केस में पहली बार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या और संजय अग्रवाल, जो उनके सहयोगी थे, उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। फिर हमने बहुत कोशिशें की और तमाम कोशिशों के बावजूद विजय माल्या आए नहीं, और फिर हमने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट की कोर्ट को, जिसके मुताबिक हमने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हम विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन कानूनी तौर पे कर सकते हैं। वो सब वही सब स्टेप्स लेने के बाद आज जो खबर आई है उससे एक चीज तो जारी होती है कि विजय माल्या कानून से बच नहीं पाएगा। कानून से बच नहीं पाएगा, क्या हम ये माने संबित पात्रा जी? क्योंकि फिलहाल के लिए लगता है संबित पात्रा कि वो हाथ से निकल गया, हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन फिर बेल मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ऐसे लोगों को मैं एक सबक सिखाऊंगा जो गरीबों के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, याद रखिए कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, मगर जो शासन होता है, अगर उसका इंटेंशन, उसकी नीयत ठीक होती है, तभी कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज के इस पूरे वाकया से, जहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत, MLAT के अंतर्गत विजय माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक कानूनी प्रक्रिया आरंभ हुई, ये मालूम पड़ चुका है कि सरकार का नीयत बिल्कुल ठीक है और कानून के हाथ विजय माल्या के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं और जल्दी ही इसका अंजाम भी होगा। KTS तुलसी जी, क्या ये उम्मीद रखें कि जल्दी इसका अंजाम होगा, जैसा कि संबित पात्रा जी दावा कर रहे हैं? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनकी जमानत कैसे हो गई, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है ट्रीटी का, जी सर, यूके और भारत की ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, उसके मुताबिक तो अगर अरेस्ट के बाद 60 दिन तक कोई कार्रवाई शुरू ना हो तब जमानत दी जा सकती है। मगर यहाँ पे पहले दिन ही अरेस्ट के इमीडिएटली बाद जो जमानत दी गई, उस अभी ऑर्डर तो अवेलेबल नहीं है कि क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स थे और कोर्ट ने क्या कहा है, किस वजह से उन्होंने दी है। मगर ये थोड़ी अजीब है बात। मैं समझता हूँ कि जो भी एक उनको धक्का लगने वाली बात थी, अगर जब अरेस्ट हो जाते, तो वो अब जो छूट गए हैं, किस वजह से छूट गए हैं, उन्होंने क्या ग्राउंड्स ली हैं, मैं तो यही समझता हूं कि उन्होंने ये कहा होगा कि अनजस्ट है ये प्रोसिक्यूशन, ऑप्रेसिव है या नॉट इन गुड फेथ। ये 3 ग्राउंड्स वो ले सकते होंगे, उन्होंने लिए होंगे। मगर जो उन्होंने खिलवाड़ किया है भारत के साथ, और दूसरी बात ये जो समझ में नहीं आती है वो ये है कि इनका लुकआउट सर्कुलर था इनके खिलाफ। हाँ। वो लुकआउट सर्कुलर किसने विड्रॉ करवाया, किसने ऑर्डर दिया कि लुकआउट सर्कुलर को वापस ले लिया जाए? आखिर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई? जब जैसे ही लुकआउट सर्कुलर विड्रॉ हुआ, हाँ। कुछ दिन के बाद ये चले गए बाहर, तो किसी ना किसी ने तो लुकआउट सर्कुलर जो वापस दिलवाया है वो इसी मंशा से दिलवाया है कि ये जा सके। संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं। सरकार ने अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हाँ। क्यों नहीं की? हाँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, पूरे विजय माल्या के केस को 2 भागों में बांट दीजिए। पहला भाग जहां उसको 9000 करोड़ का लोन मिलता है, विडंबना की बात है 2004 सितंबर से लोन देने की बात आरंभ होती है। पहला लोन उनको 2004 में मिलता है, दूसरा लोन 2008 में मिलता है, 2009 में NPA घोषित होते हैं, उसके बावजूद 2010 में लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं उस आदमी को उस समय लोन क्यों दिया जा रहा था जब वो 1/10वां हिस्सा भी उसका वापस करने की क्षमता नहीं रखता है। और अभी मैं तो आज तक को भी बधाई दूंगा, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया था जिसमें आपने विजय माल्या को जो चिट्ठी मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी ने लिखा था, जिसमें इन दोनों लोगों ने धमकाया भी था SBI के बैंक को कि आप बिना ऑब्जेक्शन के, सर्टिफिकेट के, NOC के आप इनको लोन दीजिए।
तो कांग्रेस की सरकार ने बचाने की कोशिश की थी। जहां तक लुकआउट नोटिस का सवाल है, हाई कोर्ट, ये तो तुलसी जी तो वकील है, आप खुद बताइए, सुमेर सिंह सलकान का केस है, सुप्रीम कोर्ट पे 1977 का वर्डिक्ट है, बिना किसी के NBW नॉन बेलेबल वारंट के आप लुकआउट नोटिस पे किसी को रोक नहीं सकते हैं। क्यों कोई नॉन बेलेबल वारंट नहीं हुआ था विजय माल्या के नाम? क्योंकि यूपीए की सरकार के समय कोई केस ही नहीं दाखिल हुआ था विजय माल्या के खिलाफ। किसी ने केस दाखिल करने तक जरूरत नहीं समझा। हम आए, हमने सीबीआई केस किया, ठीक है, तुलसी साहब को कहा डरिए मत, तुलसी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि उसके बाद मैं जाऊंगी। ठीक है कांटावाला साहब के पास, जो हमारे साथ, जो कि पूर्व वकील रह चुके हैं, उनके पास मैं जाना चाहती हूँ। इसका रिस्पॉन्ड करेंगे तुलसी साहब? मैं ये कहना चाहता हूं कि भगाया किसने? वो तो मोदी सरकार के होते हुए बाहर भागा है ना। और लुकआउट सर्कुलर किसने दिलवाया? वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी। लुकआउट सर्कुलर तो सरकार ने इशू किया हुआ था, वो वापस लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? किसके कहने पे हुआ? किसने ये षड्यंत्र रचा? उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं संबित पात्रा जी? ये तुलसी साहब तो मैं तुलसी तेरे आंगन की बन गए हैं, अच्छी बात नहीं है। हम भगौड़े की बात कर रहे हैं। आप ऐसे मैं तुलसी तेरे आंगन की मत बनिए, ये अच्छी बात नहीं है। मनमोहन सिंह ने ही चिट्ठी लिखी थी कि आप जाइए, मेरे कहने पर लोन ले लीजिए, और मैं वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा था। ना बिल्कुल नहीं, उन्होंने आपको मालूम था कि सेव किंगफिशर एयरलाइंस, जब आपको मालूम था तो उनको बचाने क्यों दिया? एयरलाइंस ये ड्रामा क्यों किया? 1200 करोड़ रुपए का लोन दिलाया मनमोहन सिंह ने उनको सेव करने के लिए। आपके पास जवाब नहीं है। फ्रीज हो चुका था, उसको डिफ्रीज किया। आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। आपने 9000 पीछे के बाद पीछे जा रहे हैं। जवाब मेरे पास नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है साहब, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, आप लुकआउट सर्कुलर किसने दिया? कोई इंक्वायरी की क्या? ये अच्छी बात किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र जिसने रचा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? तुलसी तेरे आंगन की नहीं चलेगा इसमें। कोई कार्रवाई हुई? सुमेर सिंह सरकार के केस के बारे में बताइए। आप कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ केस हो रहा है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत। मित्र, आप लोगों ने अभी तक आपका नाम मित्र है, आप लोगों ने 9000 दुश्मन वाली बात क्यों करते हैं? आप लोगों ने 9000 करोड़ रुपए दिए उनको, हम लोगों ने पैसे भी रिकवर किए, उस व्यक्ति को भी यहाँ ला रहे हैं। और बाकी मैं तो बोलूंगा, कहाँ है आपके मदर पार्टी का प्रवक्ता? कहाँ है आपकी मदर पार्टी के प्रवक्ता? कहाँ है वो? क्यों नहीं आए? आप उनको इनाम दीजिए, एक बाइट देके जिसने भगाया है उनको इनाम दीजिए। ना उसको तो इनाम, अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते तो उनको इनाम दीजिए। नहीं, मनमोहन सिंह जी को और आप दीजिए, आपने भगवाया ना 44 सीट देके। नहीं, यूपी में भी हमने इनाम दिया है। आप लोगों ने इनको 9000 करोड़ रुपए इनको भी दीजिए, निकाल के दिया। नहीं, आपको भी मिलना चाहिए। दिया है इनाम उनको। मैं अब शामिल करना चाहती हूँ अनिरुद्ध बलाल, जो कि यूनियन हेड है किंगफिशर एयरलाइंस के, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को बहुत भुगतना पड़ा था। अनिरुद्ध साहब, आपने हाथ उठाया था। मैं तो हाथ जोड़ के पहले दोनों पार्टियों से बुलाऊंगा कि कृपया अपना जो आपका राजकारण है, जो सियासत है, उसको साइड में रखिए। आप इस प्रॉब्लम के पास देखिए कि ये एक प्रॉब्लम हुआ था, भले वो पिछली सरकार के वक्त हुआ था, तो अभी अगर ये सरकार है तो ये सरकार ने उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस प्रॉब्लम को होने देने तक पिछली सरकार थी, उसके बाद में विजय मल्ल्या जाते वक्त दूसरी सरकार आई, और सिर्फ उसी के अंदर बात अटकी हुई है। ना कोई पार्टी एम्प्लॉयज़ की जो हमारी जो ड्यूज़ है विजय मल्ल्या के पास, उसके बारे में कोई बात कर रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, ओके, तो प्लीज़ अपनी ये जो अंदरूनी जो पॉलिटिकल बातें हैं वो साइड में रख के आप दोनों हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचिए, और हमने जो हार्डशिप आपकी गलत नीतियों की वजह से लिए है उसके बारे में थोड़ा सा मर्सीलेसली सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि और मर्सीफुली सोचिए, और इस पर में हम सवाल जवाब भी करेंगे सर। आराम से वहाँ बैठे हुए, बिल्कुल, वो आराम से बैठा हुआ है वहां पर, और यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। एडवोकेट सुजय कांटावाला साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ क्योंकि आप पूर्व वकील रह चुके हैं। मेरा सवाल सीधा सर आपसे ये है, 9000 करोड़ की चपत लगाकर जो शख्स लंदन में जाकर बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के कानून का सामना करने की हिम्मत जिस शख्स में नहीं है,
5 घंटे पहले इस हिरासत में लिए जाने के ट्वीट करता है F1 के बारे में, और निकलने के बाद वो बता रहा है कि मीडिया हाइप हिंदुस्तान में किया गया है, कोर्ट में हियरिंग थी, मुझे बेल मिल गई है। सवाल ये है कि क्या इस शख्स को हिंदुस्तान में आकर सामना नहीं करना चाहिए? क्यों भागा फिर रहा है ये आदमी? नहीं, 100% आपकी बात सही है, उसको आना ही चाहिए और उसको लाना चाहिए। और ये देखिए, मैं तुलसी साहब से सहमत नहीं हूँ, पात्रा जी सही कह रहे हैं कि जो बेल हुई वो रूटीन है, वो होती है नॉर्मली एक्सट्रेडिशन केसेस में, क्योंकि एक्सट्रेडिशन केसेस अभी नेक्स्ट डेट हुआ है 17 मई का। हाँ। तो ये जो केसेस एक्सट्रेडिशन के चलते हैं स्पेशली अंडर यूके लॉ, इसको थोड़ा टाइम लगता है और इसमें अपील में भी जा सकता है आदमी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आदमी को अंदर नहीं रख सकते वहां पे, इसलिए वो बेल पे है, और वो भी कंडीशनल बेल ऑर्डर होगा, ही कैन नॉट लीव हियर एंड देयर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का कि उन्होंने एटलीस्ट ये कदम उठाया कि दे सॉट टू इट दैट ही वाज अरेस्टेड। ये काफी टाइम से पेंडिंग था। अब इसका एक्सट्रेडिशन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, और इसको अब क्या होना चाहिए, सीबीआई की एक टीम को जाके वहां का लोकल क्राउन प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, उनको जाके असिस्ट करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि एक तो इंडिया में उसको फेयर ट्रायल मिला, या अजमल कसब को भी मिला था ट्रायल, तो हमारे हिंदुस्तान में सबको फेयर ट्रायल मिलता है, उनको कन्विंस करना चाहिए। दूसरी बात, ये कन्विंस करना चाहिए कि विजय माल्या इज अ क्रिमिनल, इज एन ऑफेंडर, इज एन ऑब्सकॉन्डर, उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स इश्यू हुए इंडिया में, और उसने यूके के भी लॉज वायलेट किए, क्योंकि आप आदमी को एक्सट्रेडिट यूके से कर सकते हो अगर आप ये साबित कर सकते हो कि उसने वहां के भी लॉज वायलेट किए थे और इंडियन लॉज भी वायलेट किए। तो क्या मोदी के शिकंजे में माल्या? सवाल यही कि क्या ये पहला कदम माना जाए? आपको याद दिला दे, जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए मोबाइल साइट www.aajtak.in पर। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उस रणनीति पर बात होगी। सीबीआई क्या कदम उठाए, कैसे अगले कदम पर हम पहुंचेंगे, और ये शिकंजा वाकई कसेगा और हिंदुस्तान आकर जस्टिस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, न्याय मिलेगा जिन जिन को चीट किया है, धोखा दिया है विजय माल्या ने। मोदी के शिकंजे में माल्या, सवाल यही, क्योंकि आप एडवोकेट सुजय काटावाला साहब ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक पहला कदम रखा है। हम आपके जरिए समझना चाहेंगे कि सीबीआई को अब क्या करना चाहिए। आपने कहा कि यूके के भी कानूनों का उल्लंघन इस शख्स ने किया है, उस पर इसको घेरने की जरूरत है। कैसे हिंदुस्तान में न्याय मिलता है, ये उसके लिए आपने कसाब का उदाहरण दिया। इन मुद्दों को कैसे और पुख्ता तौर पर सामने रखा जा सकता है? बहुत सिंपल बात है, ध्यान से सुनिए। सर, यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है और जो सरकारी एजेंसीज ने कहा है कि उन्होंने यहाँ का पैसा निकालकर आउट ऑफ इंडिया चला गया पैसा, ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का वायोलेशन हुआ है, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायोलेशन हुआ है, पैसा यहाँ से चला गया, ये साबित बात है। अब सीबीआई को यह साबित करना पड़ेगा कि यही पैसा जो सेल प्रोसीड्स ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी था, चीटिंग करके जो प्रोसीड्स जनरेट हुए, वही इंग्लैंड में इन्वेस्ट हुए। अगर ये साबित हो गया कि यही पैसा जाकर यही जरिए से इन्वेस्ट हुआ है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो सकती है, हियरसे एविडेंस भी हो सकती है, कोई भी टाइप की एविडेंस हो वो कोर्ट के सामने साबित करनी चाहिए। कोर्ट के सामने ये प्रूव होना चाहिए कि ये पैसा यहीं से सेल प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, तुरंत एक्सट्रेडिट हो जाएंगे विजय माल्या, 100% श्योर। ये महत्वपूर्ण, और ये सरकार ने जो उठाया कदम बहुत ही पॉजिटिव है। अब इसमें जो जोर पकड़ा है, अब इसमें डील नहीं होना चाहिए, डील नहीं होना चाहिए। ये जो जोर पकड़ा है, क्योंकि इससे क्या होगा, ललित मोदी और ये जो आपके दूसरे जन है जाकिर नायक, वो सब पे असर पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपको कहीं के लिए निकलना है, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और, चूंकि आप कुछ मामलों को उनके देख चुके हैं, क्योंकि देश में लगातार, आपको भी पता है, ये बहुत गुस्सा रहा है इस शख्स के खिलाफ, क्योंकि लोग मानते हैं कि एक छोटे छोटे लोन के लिए यहाँ पर कैसे आम आदमी को तड़पना पड़ता है, और हजारों करोड़ के लोन इस शख्स को तमाम सरकारी बैंक से दिए गए और एनपीए डिक्लेयर करने में इतना वक्त लगाया गया। इन सब के बीच कुछ ऐसे अंदर के राज इस शख्स के जो कि काम आ सके देश के, जो आपके सामने आए हो? देखिए, मैं संबित पात्रा जी से सहमत हूँ ये बारे में कि ये जो इन्होंने एम्प्लॉयज का पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया, कस्टम्स का, सर्विस टैक्स का, सब जगह इवेट किया, ये सब आपको
वापस रिकवर करना पड़ेगा। अब आप कैसे रिकवर करेंगे, इसका जरिया है। एक तो आप विजय माल्या को लेके आएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद रिकवरी कैसे होगी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक क्लैरिफाई करूंगा कि मैं उनका वकील नहीं रह चुका हूं, मैं सिर्फ एक एज अ लॉयर आपकी डिबेट पे आता हूं। और तीसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी एब्सकॉन्डर्स इंडिया से चले गए हैं यहाँ ऐसे करके, उनको सबको लाना और एक प्रेसिडेंट साबित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस के लिए। यानी ये टेस्ट केस बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन की तरफ से ये जानकारी आपके बारे में दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो जानकारी आपने दी बेहद महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे काटावाला साहब। संबित पात्रा जी, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, जो कि खुद बैठे हुए बलाल साहब भी कह रहे हैं, कि जिन लोगों को शख्स ने चीट किया है, न सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंक्स में, जहां पर हम लगातार दिखा रहे हैं कितने हजार करोड़ का इसने चपत लगाई है, लेकिन ऐसे जो एम्प्लॉयज रहे किंगफिशर के, जिनको चीट करके ये शख्स भागा हुआ है, जिनके लिए पूरी जिंदगी की कमाई और अपने घर का लालन पालन सब कुछ डिपेंडेंट था, निर्धारित था उस पर। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपको समझना होगा कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ। मैं कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद आप भी सवाल पूछ लीजिएगा, दोनों का जवाब दे दूंगा फिर। देखिए, पहले आप एक समझिए विषय को। अंजना जी, आपको या मेरे को या किसी भी साधारण व्यक्ति को अगर लोन लेना होता है तो हमें कुछ श्योरिटी रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, या उसके एवज में कुछ रखना पड़ता है, तब जाके हमें एक लोन या रकम मिलता है। मगर विजय माल्या के केस में ऐसे नहीं हुआ। इस प्रकार से उस समय की सरकार ने काम किया कि कोई भी श्योरिटी रखे बिना उसको 9,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। और वो जब आज बोल रहा है कि हम नहीं दे सकते हैं, तो रिकवर करने के लिए भी आपको श्योरिटी चाहिए। अब देखिए, इस सरकार ने क्या क्या किया। इस सरकार ने उसके खिलाफ केस भी किए, जो चल अचल संपत्ति थी भारतवर्ष में उसको जब्त भी किया। अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि गोवा में जो इनका एक बहुत बड़ा विला था, जो बड़ा फेमस था इसका घर, उस घर की भी नीलामी हो गई, तो वो पैसा भी कब्जे में लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है, उनके प्रॉपर्टीज का जब्त किया जा रहा है, और उस पैसे को जिन लोगों का बकाया है उससे चुकाया जा रहा है। बाकी जब उसको एक्सट्रेडिएट करके हिंदुस्तान लाया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट में चल भी रही है, उसको सरकार आगे बढ़ाएगी। तो हमारा तो इतना ही कहना है कि दोनों सरकार में डिफरेंस देखिए, एक बिना श्योरिटी के उसको 9,000 करोड़ देती है, और दूसरा सरकार जो है वो पैसे भी वापस रिकवर कर रही है और उनके ऊपर केस भी चला रही है, मुकदमा भी। ठीक है बलाल साहब, आप अपना सवाल संबित पात्रा जी से पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी सेठना साहब। बिल्कुल मैडम, मुझे ये संबित पात्रा जी से पूछना है कि जैसे यूके गवर्नमेंट ने जो हमारे यूके के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी नहीं मिलने बाद वो जब उनके लेबर ऑफिस में उन्होंने कंप्लेंट किया, तो एयरलाइन को, किंगफिशर एयरलाइन को और मैनेजमेंट को तुरंत उनकी जो सरकार थी उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ का बकाया देने को तुरंत लगाया। उसके बाद में जब एयरलाइन बंद हो रही थी, स्टेशन जब बंद हो रहा था लंदन का जी, उस वक्त भी उनको सारा कॉम्पनसेशन भी जो लीगल तरीके से होता है वो पूरा मुआवजा दिया गया। ठीक है, ये जो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे कुछ रूल्स क्यों नहीं बनाए हैं आज तक। और जब भी हम देखते हैं कोई भी अगर कंपनी, अगर कोई उसका जो प्रमोटर है वो फ्रॉड करता है या ऐसे कुछ अगर कंपनी लॉस हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज़ किया जाता है वो सिर्फ कर्मचारियों को किया जाता है। तो हमारी ये जो सरकार है जिनको हम चुन के लाते हैं, ये सरकार ऐसा कोई क्यों कानून नहीं बनाती है जिसके कि हमारे जैसे जो आम आदमी है, जो वर्कर्स है, उनका जो बकाया है वो कंपनी से वसूला जाए। और एक मेरा दूसरा सवाल है संबित पात्रा जी से कि आपने आपकी सरकार ने जो विजय माल्या का गोवा का घर बेचा है उसका जो पैसा आया है या और कुछ जो विजय माल्या ने कोर्ट में डिपॉजिट किया है, क्यों ना आप कोई डिसीजन लेके, कोई ऑर्डिनेंस पास करके हम जो सबसे जो ऊपर है फूड चेन में, जो एम्प्लॉयज़ का बकाया सबसे पहला दिया जाना चाहिए, ऐसा न्याय प्रक्रिया बोलती है, तो क्यों नहीं आज तक हमको हमारा पैसा मिल रहा है? जी संबित पात्रा। दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न देखिए, जब किंगफिशर डगमगा रही थी और बंद होने के कगार में थी तब वो 2009 था।
उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने इस प्रकार क्यों व्यवहार किया, मुझे लगता है अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो वो बता पाते। दूसरी बात है, जो पैसा हम रिकवर कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज इत्यादि को जब्त करके और उनकी नीलामी करके, चूंकि ये केस कोर्ट में चल रहा है तो ये कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि उस पैसे को कहाँ देना है और किस रूप में देना है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम ही ने बैंकों से कहा था कि आप कोर्ट में केस करिए और आपका जो रकम है वो बकाया वापस लीजिए। हमने सीबीआई केस भी विजय माल्या पे किया है, तो स्वाभाविक है हम तो कोर्ट के जो आदेश आएंगे उसका पालन करेंगे। जी ठीक है। जो इस वक्त खबर आ रही है, हमारी रोटी खाने के वांदे थे, जब विजय माल्या हमको सैलरी नहीं दे रहा था, तभी आप आप कैसे सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयज भी बैंक के जैसे कोर्ट में जाए? बैंकों के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं सर। ठीक है, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई और भारतीय उच्चायोग शुरू करेंगे प्रक्रिया। माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, जो सूत्र सरकार में है। सीबीआई भारतीय उच्चायोग शुरू करेंगे प्रक्रिया, और सीबीआई किस तरह की पहल करती है इस पर सबकी नजर रहेगी कि क्या प्रत्यर्पण हो पाएगा। और जिस शख्स ने आर्थिक अपराध की एक नई कहानी इस देश में लिख दी, 9,000 करोड़ की चपत लगाकर देश को भाग गया, सरकारी बैंकों से इतने इसने लोन ले लिए, क्या उस पर शिकंजा कसेगा? मैं आपके पास अब आना चाहती हूं सेठना साहब, चूंकि शुरू में भी मेरा सवाल आपसे यही था कि एक सेंस आप दे सकें अगर कि कितना बड़ा आर्थिक अपराध इस शख्स का रहा है। अब सवाल यह है कि शिकंजा इस पर कैसे कसेगा, और अगर इसे प्रत्यर्पण करके यहां लाया जा सकता है तो क्या एक ही तरीका होगा कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर और फिर उसे वापस लिया जाए, जो भी चपत इस शख्स ने देश को लगाई है? क्या तरीका होगा? हाँ जी, अभी जो ये एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है उसका अभी ये प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। और जैसे आपने कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, वो प्रॉपर्टीज तो अभी उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ऑक्शन हो चुकी है, तो अभी उनको यहाँ आना ही, उनका जो ट्रायल्स उनके खिलाफ चल रहे हैं, जो उस ट्रायल्स के लिए उनको यहाँ आना अति आवश्यक है। तो ये जो प्रतिज्ञा एक्सट्रेडिशन की चल रही है, तो उनका प्रेजेंस यहाँ जब कोर्ट को वो जहाँ पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही सब जो उनके जो डिफॉल्ट्स हैं तो वो कैसे रिकवर किए जा सकते हैं, वो उनके पर्सनल प्रेजेंस से ही ये सिक्योर होगा। पर्सनल प्रेजेंस से ही सिक्योर होगा, मतलब यहाँ पर उनके आने के बाद क्या होगा? मैं जरा समझाएं इसको आप। हाँ जी, पर्सनल प्रेजेंस से ही उनका हाँ जी। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो प्रॉपर्टीज है, वो उनकी काफी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ऑक्शन हो चुकी है। अभी कोर्ट का फरमान ऐसा है कि उनके जो ट्रायल, जो सर्विस टैक्स का मैटर जो मैं कर रहा हूँ, वो जो मैटर जो चल रहा है, वो मैटर में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि विजय माल्या पर्सनली प्रेजेंट कोर्ट में होना चाहिए, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो उनके जो सब एसेट्स है, उनको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उससे सरकार को पैसा मिल सकता है, क्योंकि कहाँ उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सब वो जब पर्सनली प्रेजेंट होंगे वही उनका जब पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो वही हम फिर वो अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हिंदुस्तान में इस शख्स का आना बेहद अहम है। अब सवाल यहाँ से संबित पात्रा जी ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार की नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि इस नीयत के साथ हम कहां पहुंचेंगे, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत हम इंडियन अथॉरिटीज के बिहाफ पर उसको हमने हिरासत में लिया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कोर्ट से उसे फॉरेन बेल मिल गई। ये एक झटका है। बिल्कुल नहीं, देखिए 2-3 चीज़ यहाँ जानना आवश्यक है। जो MLAT ट्रीटी है जिसके अंतर्गत ये प्रत्यर्पण होता है, यह ट्रीटी 1993 का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की सरकार ने पिछली कई वर्षों से बहुत लोगों के लिए एक्सट्रेडिशन के लिए अपील किया था, मगर 23 वर्षों में ये पहली बार है कि इस प्रकार से एक्सट्रेडिशन सफल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सफलता तो है। दूसरी बात आप देखिए, कहते हैं एनवलप ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस आप सरकार देती है उस एविडेंस को क्या ब्रिटेन की सरकार मानती है, तब जाके स्कॉटलैंड यार्ड की एक्सट्रेडिशन पुलिस जाती है गिरफ्तार करने। गिरफ्तारी हुई मतलब एविडेंस को माना। दूसरा, हमेशा याद रखिए, बेल इज
द रूल, नॉट एन जेल इज एक्सेप्शन। हमेशा प्रत्यर्पण के केस में बेल होता है, बाकी बेल के ऑर्डर को देखना अभी आवश्यक है, क्या लिखा है, कंडीशनल बेल है या नहीं है, ये सब जब बेल का ऑर्डर आएगा वो हम तब देख पाएंगे। हाँ। मगर बेल तो हर एक्स्ट्रेडिशन के केस में होता है। मगर बड़ी बात यह है कि मैं उस चुनौती की बात करना चाहती हूँ, जिस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की आप बात बार बार कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये ट्रीटी बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में है, चाहे वो नदीम का मामला हो, गुलशन कुमार की हत्या का केस हो, चाहे उसके बाद ललित मोदी, चाहे ये विजय माल्या, ऐसे तमाम मामलों में जिससे मैंने शुरुआत की थी कि स्विट्जरलैंड काले धन के लिए अगर जन्नत बन गया तो ऐसे अपराधियों के लिए हिंदुस्तान से वहां पर जाकर टिकना, आसानी से रहना, खूब नदीम वहां से म्यूजिक सब बनाते हैं, फिल्मों के लिए काम करते हैं, ये सब करके बड़ा आसान रहा है। तो चुनौती बड़ी है और इतना आसान भी नहीं है जितना आपकी बातों से लग रहा है। नहीं अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनौती तो है, मगर एक मजबूत सरकार भारत में अभी विद्यमान है। आप देखिए, पहले तो जो एविडेंस भारत की सरकार देती थी उसी को ब्रिटेन की सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, उसको दरकिनार कर देती थी। बड़ी बात है कि इस बार भारत की सरकार के कहने पर जिस प्रकार से ये एविडेंस एक्सेप्ट किया है और काम शुरू कर दिया है, वही दिखाता है कि एक मजबूत सरकार की बात को वहाँ की सरकार ने माना है। बाकी एक लीगल प्रोसीजर चल रहा है। एज अ पॉलिटिशियन मैं लीगल प्रोसीजर पे बहुत कुछ अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, जिस पर बहुत सघन तरीके से काम करने की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर विजय माल्या को हिंदुस्तान वापस लाना है। और जो अथॉरिटीज, चाहे वो सीबीआई हो और हमारे जो वकील जाएंगे, वो लोग उसको सघन तरीके से देखेंगे। हम यहाँ बैठ के उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला चोट करे, टिप्पणी करे, तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। लीगल प्रोसीजर को अपना काम करने देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और दूर बैठा विजय माल्या ने आज भी जब बेल मिल गई उसके बाद ये ट्वीट करके लिखा कि मीडिया हाइप क्रिएट हो रहा है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर वो भी अब साफ जानता है कि कानून से बचते फिरना, भागते फिरना हमेशा के लिए तो मुमकिन नहीं ही हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक।